Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. We are starting the most important topics in Indian polity lecture series wherein we will compile current affairs from all polity chapters in the last 1 year. Here's a small announcement friends. You can access Arpita Sharma ma'am's Unacademy Plus classes on art and culture and revising current affairs through MCQs for prelims to 2020/2021. For this, you can subscribe to Unacademy Plus and use the code SHARMA20 to get 10% discount. Link is given below in the description box. So now we will be starting our topic for today, which is RPA Act 1950 and 1951, Representation of People Act 1950 and 1951, right? तो सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है? वी ऑल नो दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? होल्डिंग फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस इज अ बेसिक टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी. तो किसी भी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करवाने के लिए कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो है फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस. कि इलेक्शंस फ्री भी हों, फेयर भी हों और टाइम पे होती भी रहें. तो इसके लिए फॉर दिस पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 15 में, जो कि आर्टिकल 3 to 4 से 3 to 9 तक चलता है, इट हैज प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया. ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन को सेटअप करने के साथ साथ और अब पार्ट 15 में क्या प्रोवाइड किया गया है? इट हैज एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. ठीक है? सो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ बेसिक प्रोवाइड किया जाता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा कि जो कि इंडिया में कहीं भी इलेक्शंस कंडक्ट करने होंगे तो उसकी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेगा. लेकिन ये सब आगे कैसे होगा? ठीक है, मतलब किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी को श्योर किया जाएगा. तो उसके लिए क्या है? इट हैज एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. सो टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. जो इलेक्शंस कंडक्ट करनी है उसका क्या प्रोसेस होगा, उसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क बनाने के लिए पार्लियामेंट ने 3 लॉज पास किए हैं. वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्ट 2002. तो फ्रेंड्स, हमने ये याद रखना है प्रीलिम के पर्पस से कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए इलेक्शंस को कौन से 3 एक्ट्स हैं? आरपीए 1950, 1951 और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्ट 2002. तो अब हम अपना शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. फ्रेंड्स, जो ये आरपीए एक्ट्स हैं ये 1950 और 1951 दो एक्ट्स हैं. तो उनमें क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि आरपीए एक्ट 1950 इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. कि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर आरपीए एक्ट 1950 प्रोवाइड करता है. और जो एक्चुअल फंक्शनल फ्रेमवर्क है इसका, कि एक्चुअल में ये क्या कह सकते हैं हम कि ये प्रैक्टिकली इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगी, वो आरपीए एक्ट 1951 देखता है. ठीक है? तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आरपीए एक्ट 1950. इस आरपीए 1950 के क्या फीचर्स हैं? इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स. सबसे पहले ये जो वोटिंग करने वाले लोग हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंडिया में, वो डिसाइड करता है. हमें पता है इसके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमने जो ये एक्ट्स है इसको साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ हमने कनेक्ट भी करते जाना है. ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता है कि पार्ट 15 में आर्टिकल 325 है जो, वो क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. कि any citizen of India who is above 18 years of age is eligible to vote. ठीक है? And no person shall be ineligible or claim to be included in electoral roll on the grounds of religion, race, caste और sex. ठीक है? अब हमने समझना है कि इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको वोट करने के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए. ठीक है? और उसके बाद किसी भी रिलीजन, रेस,
कास्ट और सेक्स के बेसिस पे ना तो हम किसी भी सिटीजन को इनएलिजिबल करार दे सकते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर सकती कि कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो एक खास रिलीजन को फॉलो करता है या एक खास कास्ट से है या वो एक खास रेस है, उसके बेसिस पे हम उससे उसका वोटिंग का हक नहीं छीन सकते, ठीक है। और इसका ऑपोजिट वो भी ट्रू है कि कोई एक खास रिलीजन को फॉलो करने वाला, कोई एक खास रेस, कास्ट या सेक्स का पर्सन ये ऑटोमेटिकली नहीं बोल सकता कि ड्यू टू मी फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिलीजन और ड्यू टू मी बीइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट आई एम ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ट्रू हैं, ना तो आपका किसी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स से होना आपको इनएलिजिबल बनाएगा और ना ही आपका किसी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स से होना आपको ऑटोमेटिकली एलिजिबल बना देगा वोटिंग के लिए, ठीक है। तो हमारी वोटिंग क्या है, इट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। तो फिर हमारी वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू आरपी एक्ट 1950 everyone above 18 years of age can vote unless he or she is disqualified. तो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या है, अगर वो इंडिया के सिटीजन ना हो, ठीक है, अगर उसका अनसाउंड माइंड हो और अगर उसे इलेक्टोरल रोल से, वोटिंग लिस्ट से स्ट्रक आउट कर दिया गया हो ड्यू टू सम करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ यू आर नॉट disqualified due to these grounds then you are automatically qualified if you are above 18 years of age. अब हमारा सेकंड फीचर की तरफ हम जाते हैं। सेकंड फीचर ऑफ आरपी एक्ट इज इट लेज प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, इसमें सारे वोटर्स की लिस्ट होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट अ पर्सन's नेम कैन बी देयर इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ एक पर्सन सिर्फ एक जगह पे और सिर्फ एक बार वोट कर सकता है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडिया को डिवाइड किया है, सपोज करते हैं कि लोकसभा के इलेक्शंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे इंडिया को जो डिवाइड किया जाएगा तो एक पर्सन का नाम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्टोरल रोल्स में हो सकता है, एक से ज्यादा में नहीं हो सकता। Now we move towards the next feature of this act. It lays down procedure for delimitation of constituencies. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसके समझने के लिए पहले हम इसके जो वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, इनको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, एरिया फ्रॉम विच वन एमपी और वन एमएलए इज इलेक्टेड, राइट। तो जब इलेक्शंस होती हैं, जैसे आपकी स्टेट असेंबली की इलेक्शंस हो रही हों या लोकसभा की इलेक्शंस हो रही हों, तो ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक एमएलए इलेक्ट किया जाएगा या एक डिस्ट्रिक्ट से एक एमपी इलेक्ट किया जाएगा। जो वो एरिया, कुछ एरियाज डिफाइन कर दिए जाते हैं, उन एरिया में से एक पर्सन इलेक्ट होता है, ठीक है। और जो वो एरिया है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या है। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझ लिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एरिया फ्रॉम विच वन एमपी और वन एमएलए इज इलेक्टेड, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, फिक्सिंग द बाउंड्री। जो हमने वो एरियाज डिसाइड करने हैं जिसमें से एक एमपी या एमएलए इलेक्ट होगा, उसकी बाउंड्रीज जो उनकी फिक्स की जाएंगी उसको डीलिमिटेशन बोला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, एरियाज डिसाइड किए जाएंगे, उनका बेसिस क्या होगा, कौन से बेसिस पे हम वो एरिया डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। RP Act provides that each constituency should have same population, ठीक है, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है। इंडिया को, हम पूरे भारत को, मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे और उनका बेसिस क्या होगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो मोर और लेस सेम होनी चाहिए, ठीक है।
तो इस पर्पस के लिए फिर क्या किया जाता है, ए डीलिमिटेशन कमीशन इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड विच विल डीमार्केट द बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो जो ये एरियाज को डीमार्केट करना है, एरियाज की बाउंड्री फिक्स करनी है, वो कौन करता है, उसके लिए एक अलग से डीलिमिटेशन कमीशन है। ठीक है, जो कि सारी बाउंड्रीज को डीमार्केट करती है। तो एंड द एक्ट अकॉर्डिंग टू विच इट एक्ट्स इज डीलिमिटेशन एक्ट 2002। सो presently students delimitation is freezed till first census after 2026। ठीक है, तो ये था कि अब हर बार इलेक्शंस होंगे तो हर बार हमें वो बाउंड्रीज के एरियाज चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हैसल को थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए, क्योंकि फिर क्या किया है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो डीलिमिटेशन है, बाउंड्रीज फिक्स करना है, उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, फ्रीज कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसिस। अब हमारा क्या चल रहा है, 2001 सेंसिस के अकॉर्डिंग हमने वो जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड कर ली हैं। अब वो सेम ही रहेंगी 2026 तक। 2026 के बाद जो सेंसिस आएगा फर्स्ट, तब डीलिमिटेशन, उसके अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन दोबारा से की जाएगी। The next feature of RP Act is it provides for the allocation of seats in Parliament and State Legislature. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट में हर स्टेट को अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं। ठीक है, जैसे इस उत्तर प्रदेश के पास नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा सबसे ज़्यादा हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो छोटे एरिया वाली स्टेट्स हैं, उनके पास बहुत कम है। और तो ये किस बेसिस पे किया जाता है, स्टेट्स को पार्लियामेंट में सीट्स किस बेसिस पे एलोकेट की जाती हैं। And we also know that state legislature of different states have different number of seats। ठीक है, जैसे ये हरियाणा के स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ नंबर ऑफ सीट्स होंगी। ठीक है, यूपी में अलग होंगी, गोवा में अलग होंगी, तो वो सब कुछ किस बेसिस पे किया जाता है। RPA Act provides that each state gets representation in Lok Sabha in proportion to population। ठीक है, तो क्या है कि लोकसभा में किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, उसमें एरिया का हिसाब नहीं है। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड की गई है लोकसभा में। ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को उनके नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी कितनी सीट्स होंगी, कितने MLAs इलेक्ट होकर आएंगे, वो भी स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पर फिक्स किया गया है। ठीक है, और जैसे हमें पता है कि इंडिया की 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपके स्टेट की विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब आपके स्टेट की विधान परिषद। ठीक है, तो जिन जिन स्टेट्स में विधान परिषद हैं उनके भी नंबर ऑफ सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पे फिक्स किए गए हैं। ठीक है, सो हमारा नेट थिंग इज दैट नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट and it is provided in Representation of People Act 1950। So students, now we move towards Representation of People Act 1951। But before that, let me discuss a small thing with you। वो कौन सी 7 states हैं, ठीक है, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। वो कौन कौन सी हैं, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर। So now we are moving towards RP Act 1951। As we have discussed already, RPA Act 1951 provides functional framework for the conduct of elections। ठीक है, वहाँ हमने स्ट्रक्चर देख लिया सारा कि कौन सी स्टेट के पास कितनी सीट होंगी, जो हमने बाउंड्रीज डीमार्केट करनी है वो कैसे करनी है, वोटर की क्वालिफिकेशन कैसे होगी, इलेक्टोरल रोल्स कैसे होगा। अब आ जाता है कि जब एक्चुअली इलेक्शंस कंडक्ट होती हैं तब जो जो काम हमारे ऊपर पड़ेगा वो कैसे करना है, कि फंक्शनल फ्रेमवर्क, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कैसे होंगे, वो सारा RPA एक्ट 1951 डील करता है। तो RPA एक्ट 1951 के बेसिक फीचर्स क्या हैं? It regulates the actual conduct of elections and by elections।
तो फ्रेंड्स, इलेक्शंस के बारे में हमें सबको पता है, ठीक है। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होती हैं जिसमें एमएलएज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट होकर जाते हैं, या लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर जाते हैं। लेकिन बाई इलेक्शन क्या होता है? अगर बाई इलेक्शन तब होता है जब अगर किसी भी कारण से आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी कि वो सीट खाली हो जाए। जैसे अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए की डेथ हो जाती है, या फिर कोई एमएलए जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो एमपी के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है और जीत जाता है, फिर वो पार्लियामेंट में चला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पे बाद में बाई इलेक्शंस करवाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उस सीट की इलेक्शंस, जिन्हें हम बाई इलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फीचर ऑफ आरपी एक्ट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेकंड फीचर इज इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। अब इलेक्शंस का टाइम आ गया, ठीक है। तो अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी चाहिए। इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का प्रोविजन भी आरपी एक्ट 1951 में है। जैसे एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, फिर हम आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होंगे, फिर नीचे और जितनी मतलब पूरी मशीनरी है वो सारी आरपी एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। Next feature is it provides for procedure of settling doubts and disputes arising out of elections. During the process of elections, if there are certain doubts or there are dispute among different parties, so they are settled according to Act 1951. And next, and a very important aspect of Representation of People Act is it provides for registration of political parties. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंसिडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आपका एक पार्टी का मेंबर होना ज़रूरी है। आप इंडिविजुअली भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। मतलब किसी भी इलेक्शन के लिए आपने खड़ा होना, आप इंडिविजुअली भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो उस पार्टी को कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आरपी एक्ट 1951, ठीक है। Parties can register. When parties get registered, they can get symbols, and after taking part in elections, they can also become national party or state party depending upon their vote share, ठीक है। अब क्या होता है कि ये नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनने पे क्या आपको क्या बेनिफिट मिलता है किसी पार्टी को? तो वो ये फ्रेंड्स कि जैसे अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है तो उसको एक अलग से सिंबल मिल जाता है, ठीक है, जिसको वो एक्सक्लूसिवली पूरे इंडिया में यूज़ कर सकती है, ठीक है। मतलब जो नेशनल पार्टी होगी वो अपने सिंबल को पूरे इंडिया में यूज़ कर सकती है। जैसे बीजेपी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब जो लोटस सिंबल है वो पूरे इंडिया में बीजेपी के पास ही है, ठीक है। और स्टेट पार्टी ऐसी होती है, स्टेट पार्टी को भी सिंबल मिलता है, पर वो स्टेट पार्टी उस सिंबल को सिर्फ अपने स्टेट में यूज कर सकती है। इट मीन्स दैट किसी और स्टेट की पार्टी के पास भी सेम सिंबल हो सकता है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। नेशनल पार्टी का सिंबल क्या था? एक्सक्लूसिव था। स्टेट पार्टी का सिंबल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो और क्या होता है कि जैसे स्टेट के ये मीडिया है, दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ पर इनको टाइम स्लॉट्स मिलते हैं नेशनल पार्टी को अपने वो क्या करने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं नेशनल पार्टीज के। अब नेशनल पार्टी के बनने के लिए क्या आपके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम 6% वैलिड वोट्स इन असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स, कि अगर वो 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट ले लेती है मिनिमम 4 स्टेट्स के, तो तब वो नेशनल कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है? अगर वो लोग, पहले हमने असेंबली इलेक्शंस को देखा, अब किसको देख रहे हैं? लोकसभा इलेक्शंस को, ठीक है। या तो वो असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट ले ले, ठीक है, 6% वोट्स ले ले, या फिर वो लोकसभा के इलेक्शंस में 3 स्टेट्स में से 2% वोट ले ले। इन दोनों में कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। Now we'll see the condition for becoming a state party. If a party gets minimum 6% valid votes in assembly elections
or 3% seats in state assembly. Then it can apply and get registered itself as a state party. इसमें क्या है फ्रेंड्स कि अगर किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में एक पार्टी ने मिनिमम 6% वोट्स ले लिए, ठीक है, या 3% सीट्स ले ली, तो वो उस स्टेट के लिए स्टेट पार्टी बन सकती है, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशंस को देख लिया। एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए 6% वोट्स लो या 3% सीट्स लो तो उस स्टेट में स्टेट पार्टी बन सकते हैं, ठीक है। अगर 4 स्टेट्स में 6% वोट्स ले लिए या 3 स्टेट्स में एटलीस्ट लोकसभा के इलेक्शन में 2% वोट्स ले लिए तो नेशनल पार्टी बन सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज प्रोवाइडेड इन आरपी एक्ट 1951. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फीचर. RP Act 1951 also deals with qualification and disqualification of MPs and MLAs. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन MPs के लिए या MLA के लिए डिसक्वालीफाई कब हो सकता है. A person can be disqualified if found guilty of corrupt practices which include bribery, promoting enmity between citizens. इसमें RPA एक्ट 1951 में कुछ प्रैक्टिसेस दी गई हैं कि अगर वो सब होती हैं तो किसी पर्सन को MP या MLA बनने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और उनमें ये सब इंक्लूडेड है. ब्राइबरी में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को भी इंक्लूड किया था, जैसे किसी पर्सन को वोटर्स को पैसे देके वोट डलवाना है, ठीक है, उनको फ्री में लिकर प्रोवाइड करके उनसे वोट डलवाना, ठीक है, या कुछ ऐसा करना है जिससे सिटीजन्स में एनिमिटी इनकरेज हो, हेट स्पीचेस देना, ठीक है. स्प्रेडिंग रिलीजियस डिसहार्मनी यूजिंग रिलीजियस सिंबल्स, रिलीजन को यूज करके वोट इलिसिट करना, सेंडिंग और कंज्यूमिंग इलीगल ड्रग्स, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एटसेट्रा. मतलब ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ प्रोविजंस जिनके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो किसी पर्सन को MLA या MP बनने से डिस्क्वालीफाई कर सकता है. Also, if a person is convicted for an offense for at least 2 years, then he is barred from contesting elections for a period of 6 years after his release. It means that first we have to say that this is a condition if a person is convicted. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पे कुछ केस ही चल रहा है अभी और अभी कुछ डिसीजन नहीं आया, तब नहीं. अगर किसी MLA या MP को कन्विक्ट कर दिया गया है, ठीक है, और उसको एटलीस्ट 2 साल की सजा मिली है, तो उसको जब वो जेल से रिलीज होता है, जब उसकी 2 साल की सजा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा कंप्लीट होगी, उसके बाद वो 6 साल तक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है इलेक्शंस को, MLA या MP नहीं बन सकता, ठीक है. Now we will see the amendments, some important amendments that have been introduced in this act from time to time. तो फ्रेंड्स इसकी जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी वो 1966 में आई थी, लेकिन अब हम रिसेंट अमेंडमेंट्स देखेंगे. The first one that we'll see is RPA Amendment 2002. तो इसमें क्या हुआ, 2002 के अमेंडमेंट में इंश्योर किया कि जो लोग हैं वो RTI कर सकते हैं, RTI फॉर पीपल, के जो पर्सन्स हैं MLA या MP के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके पास ये हक है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सके, ठीक है. और जो कैंडिडेट्स हैं दे नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट प्योर कन्विक्शन मतलब कि आज से पहले, उस टाइम से पहले अगर उन्हें किसी भी चीज़ में वो कन्विक्ट हुए और उन्हें कोई सज़ा मिली है, ठीक है, तो उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन को बताना पड़ेगा सबको, ठीक है. They need to furnish information about prior conviction of offences and declare their assets and liabilities. So RPA Amendment Act 2002 के अकॉर्डिंग ही जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए उनको अपना असेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो गया था, ठीक है. उसके बाद है हमारा RPA Amendment 2010. It provided voting rights to NRIs.
इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एनआरआईज को वोटिंग राइट्स मिला था। अब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो सारे वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू बी प्रेजेंट टू कास्ट देयर वोट्स। तो मतलब उन्हें इंडिया आकर अपना वोट कास्ट करना पड़ेगा, वो कोई डमी वोटिंग या किसी और के थ्रू वोटिंग नहीं करवा सकते, ठीक है। दे हैव टू कम हियर एंड कास्ट देयर वोट्स एंड इट वाज प्रोवाइडेड अंडर आरपीए एक्ट 19 RPA Amendment 2010. Thank you. It was all for the topic of today.